और आइए इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सभी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बड़ी खबर बता दें, ईरान ने दागी है इजराइल पर चालबाज मिसाइल। खैबर शेखन मिसाइल से हमला किया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजराइल के रक्षा तंत्र को कड़ी चुनौती दी गई है। तो ये बड़ा हमला वहां पर किया गया है और ये B-2 बॉम्बर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत इसने कर दी है भीषण वाली। ईरान ने दागी है इजराइल पर चालबाज मिसाइलें, 4 मिसाइल और खैबर शेखन मिसाइल से हमला किया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। इजराइल के रक्षा तंत्र को कड़ी चुनौती दी गई है यहां पर। तो इजराइल के लिए भी आने वाला समय जो है बेहद खतरनाक, बेहद मुश्किल, बेहद घातक होने वाला है। और B-2 बॉम्बर की जो तबाही है, अमेरिका तो बम मार के निकल गया, लेकिन इजराइल को अब भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक संभालना पड़ेगा। इजराइल को संभालना पड़ेगा, ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है। अब अमेरिका ने जो किया है उससे युद्ध जो है आगे और तीव्र हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे ये पूरा युद्ध आगे बढ़ता है। हमले की तस्वीरें, हवा में वो रॉकेट, हवा में वो मिसाइलें और साथ साथ ये भीषण तबाही की भी तस्वीरें। ये हर वो तस्वीर है जिससे आप समझ पाएंगे कि युद्ध कितना भीषण है, युद्ध कितना खतरनाक है और युद्ध में कहां-कहां क्या कुछ हो रहा है। इजराइल में वो तबाही का मंजर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरान में भी तबाही जो हुई है उसकी भी तस्वीरें हैं कि कैसे इस युद्ध में दोनों तरफ नुकसान है। ऐसा नहीं है कि इजराइल बच जाएगा। चलिए, युद्ध के मैदान में क्या अपडेट है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया लेना भी यहां पर जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम से किरण जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ आलोक वत्स जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ हो रहा है। शेखर जी भी हमारे साथ हैं, शेखर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ। अब हमने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझना बेहद आवश्यक है। शेखर कुमार जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, नेता नेता होते हैं, प्रेशर हर जगह पर होता है, चाहे खामेनेई पर प्रेशर हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर हो। लेकिन ये थोड़ा 2 हफ्ते का वक्त बता के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेवकूफ बनाया या चालाकी करी, आपको क्या लगता है एग्जैक्टली क्या कारण रहा होगा कि भाई अभी हमला कर देते हैं, या फिर कोई जानकारी होगी नहीं अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे? देखिए, अमेरिकन इतिहास में इतना झूठा कोई राष्ट्रपति शायद नहीं हुआ होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है, अभी चाहे आप उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि युद्ध हमने रुकवाया या इस तरीके के बयान। दूसरी बात, ये बहुत ही एक दिमाग लगाए बिना करी गई कार्रवाई है। पूरी विश्व शांति इससे खतरे में है। एक अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान पर हुआ, ठीक है। और उस अनप्रोवोक्ड अटैक ऐसा नहीं था कि पहली बार हुआ। इराक पर भी इन्होंने इसी तरीके के एलिगेशंस लगाए कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स है। पूरा इराक खोद के इन्होंने एक डमी गवर्नमेंट बिठा दी और खोदने पर कुछ भी नहीं इनको मिला। उसके बाद इन्होंने कहा अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन है, वहां पे इन्होंने एक डमी गवर्नमेंट बिठा दी। आज जो न्यूक्लियर वेपन वाली एक थ्योरी इन्होंने दी है, ये सिर्फ एक छलावा है। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपने नहीं, आप को, ये अपने छलावा प्रभुत्व तो और नहीं है शेखर जी। छलावा कैसे हो जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ही नहीं थे, न्यूक्लियर रिफाइनमेंट उसने किया नहीं था क्या? ये बात तो कुछ दिन पहले ही आ गई थी, 85% तक रिफाइन कर लिया, 60 की तो बात आ रही थी। अमेरिका कह रहा है कि भाई कुछ दिन में बना लेगा, खामेनेई गो अहेड दे दे तो वेपन तैयार है। देखिए, यही अमेरिका इराक के टाइम पे भी यही बात कहता था। यही इराक ने अमेरिका ने ये सूचना दी पूरे विश्व को कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में। आज तक, अभी तक ईरान के न्यूक्लियर हथियार को लेकर कोई तथ्य सामने नहीं आया। जो वो यूरेनियम रिफाइन करने वाली बात है, वो आप पावर के लिए कर सकते हैं,
नहीं, तो उसके लिए भी बिल्कुल उसकी जरूरत पड़ती ठीक है, ठीक है, पर इतना ज्यादा रिफाइन करना, वो 60% से आप चले जाते हैं 90% पे, तो यहां पर बॉम्ब बन जाता है आपका। मैं समझ गया कि आप कहना चाहते हैं कि वो आरोप लगा के उसने बॉम्ब मारा, लेकिन ईरान के पास वो था, ये हम नहीं कह रहे। ये तमाम आप देखिए मीडिया आउटलेट्स की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को मान रही है, केवल ऐसा नहीं कि एक पक्ष मान रहा है। ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो मारेगा कहां पर? वो मारेगा बिल्कुल, ये इराक पे तो नहीं मारने वाला, इजराइल पे ही मारने वाला, इसलिए इसको हमें समझना है। इराक वाले मुद्दे पर भी आएंगे, आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं, किरण भी हमारे साथ है, लेकिन आलोक पहले आप पे मैं आना चाहूंगा। आप मुझे समझाइए, ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े झूठे हैं, वो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं। इन्होंने उस युद्ध वाली स्थिति से भी जोड़ दिया, भारत पाकिस्तान वाली से, कि भाई वहां पे क्रेडिट लिया था, लेकिन यहां पे 2 हफ्ते का गैप देके, टाइम देके हमला करना, क्या आप इसको युद्ध की नीति के रूप में मानते हैं, स्ट्रैटेजी के रूप में मानते हैं, या फिर कुछ और बड़ी खबर आई होगी कि नहीं अगर अभी नहीं किया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो जाएगा, अभी मारना है? आलोक जी पहले आपसे। देखिए शिवम जी, शेखर जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आज ट्रंप की विश्वसनीयता उसके अपने देश में ही बहुत कम गई है। जो उन्होंने ये अटैक किया है उसका विरोध उनके देश में ही हो रहा है। और ये भी बात सही है कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने समय समय पर बातें की हैं, फिर उससे यू टर्न ले लिया है। आपको याद होगा उन्होंने, जैसे हमारा युद्ध सीज फायर हुआ पाकिस्तान के साथ, सबसे पहले उनका बयान ही आया था कि ये मैंने संधि कराई है। और उससे 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। एंड आफ्टर दैट 12 or 30 टाइम्स रिपीटेडली उन्होंने कहा कि मैंने ये लड़ाई रुकवाई। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा किया जा सकता है? और जिस तरीके के गुरूर में वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में उनकी सैन्य शक्ति को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति माना जाता है। नहीं ठीक है आलोक जी, वो बिल्कुल आपकी बात है, झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन है तो पोटस है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो सुप्रीम कमांडर है वहां की फौज के। उन्होंने जो ईरान पर हमला किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भाई नहीं, वो ये हमला बिल्कुल जरूरी नहीं था, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। आपको लगता है इसमें दम है? हथियार तो होंगे उनके पास, या फिर रिफाइनमेंट की? ईरान के पास जिस तरीके से उन्होंने यूरेनियम का रिफाइनमेंट इस्तेमाल किया, और जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने बना लिया था, और बार बार वो धमकी भी देते थे इस बात की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से वो यहाँ से इजराइल से वहां पे अटैक हो रहा था, और मुझे लगता है कि इजराइल में कुछ सैन्य उपकरणों की कमी के कारण जब देखा अमेरिका ने कि अब शायद इससे ये मामला नहीं फंसेगा, ईरान इनके ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी मोटी बात मुझे समझ में, आलोक जी आप कह रहे हैं कि बना लिया था। कर्नल साहब भी मेरे साथ इस वक्त हैं। एक लेकिन बड़ी खबर पहले ले लेंगे, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त ईरान पर अमेरिकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। यह आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर चीन ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा, चीन ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। लाजमी है, चीन करेगा भी। अब आते हैं कतर की बात करते हैं। कतर, ओमान ने हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा की है। और अमेरिका, देखिए तनाव तुरंत कम करें इजराइल अमेरिका, ये स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं जब निंदा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए, ईरान पर अमेरिकी हमले की चौतरफा हर तरफ से निंदा की जा रही है, कड़ी निंदा की जा रही है। चीन निंदा कर रहा है, कतर निंदा कर रहा है, ओमान निंदा कर रहा है हमले की निंदा। और तनाव तुरंत कम करे इजराइल और अमेरिका। इसी पर और जानकारी देने के लिए किरण मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। किरण ये बताइए, ये निंदा का दौर तो चालू है, लेकिन ये महज एक आप खाना पूर्ति के रूप में नहीं समझते कि भाई निंदा कर दिया बात खत्म हो जाती है? क्योंकि अगर बात करें ईरान के रिलेशंस की, तो मिडिल ईस्ट में काफी अच्छे रिलेशन नहीं है उसके। कतर को छोड़ दें तो दोस्त कौन है उसका? बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी बताएं किरण। जी बिल्कुल, देखिए आप जो शिवम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या सिर्फ खाना पूर्ति है, तो ये संभव है। ये संभव है कि सिर्फ जुबानी तौर पर जो है इस हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ईरान को सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट है कि युद्ध में आप उसका कितना साथ देते हैं। अगर हम हथियारों के जखीरे की भी बात करें, जिस तरह से यमन देखिए एक सपोर्ट में आता है, तो वो जुबानी तौर पर कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से एक हथियारों का जखीरा दिखा दिया जाता है और कहता है कि ईरान अकेला नहीं है। ये एक सीधे सीधे तौर पर जो है ईरान को यमन का एक
पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दिखाई देता है। अब ऐसे में जहां पर बात कतर और जहां पर बात देखिए ओमान की आ जाती है, तो ऐसे में देखिए सिर्फ कहना महज, और चाइना को तो हमने देखा है, आप भले ही यहाँ पर कह जरूर देते हैं लेकिन आप सीधे तौर पर किसी भी युद्ध में ना केवल ईरान के सपोर्ट में आपने खुला समर्थन जरूर दे दिया, इससे पहले भी आपने दे दिया है। तेहरान में आपकी मुलाकात भी हुई थी जैसे ये इजराइल के साथ युद्ध जो है शुरू हुआ था, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर हमने चाइना को कभी किसी युद्ध में जो है अपना जाते हुए जो है वो देखा नहीं है। ना उनका खुद का युद्ध किसी और के साथ होता है, ना ही वो पाकिस्तान के अगर सपोर्ट आते भी तो वो जो है मिसाइलें दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बाकी और कोई सपोर्ट जो है नहीं मिलता। और ईरान में भी कितना वो कर पाएंगे ये एक देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी बात देखिए शिवम ये है, सऊदी अरब ने अगर यहाँ पर निंदा की है तो ये एक अमेरिका के लिए जो है एक सेटबैक के तौर पर हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कह सकेंगे इसको, क्योंकि अभी जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद मिलिट्री एक्शन भारत की तरफ से किया गया था, हमने सऊदी अरब और अमेरिका को देखा था किस तरह से वो डील उन्होंने की थी और एक दोस्ती जो है उनकी नजर भी आई थी। और ऐसे वक्त में सऊदी अरब ने भी जो है मध्यस्थता की बात की थी कि अगर भारत कहे तो हम मध्यस्थता करा देंगे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा। लेकिन सऊदी अरब का आपने अच्छा जिक्र यहां पर किया, और ये मैं बता दूं कि ईरान के सऊदी अरब से भी कोई बहुत बेहतरीन रिश्ते जो है वो नहीं है, उनसे भी उनका कोई 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं चलता रहता है, कतर की बात छोड़ के। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं, कर्नल कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन अब जो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके BU-57 बॉम्ब गिरा दिया है, काम तमाम कर लिया सर। आपको लगता है ईरान का न्यूक्लियर जो प्लान था उसको नेस्तोनाबूद कर दिया गया, नहीं कर दिया गया? शेखर कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं था उनके पास शायद न्यूक्लियर कोई ऐसा प्लान बॉम्ब का।